12 बज गए हैं, अब तक आपका खाना नहीं बना। जी बस बना ही रही हूँ, सब्जियाँ बन गई हैं, रोटी बना रही हूँ। भाभी आपका खाना कब तक बनेगा? अरे बताओ, 12 बजे खाना खाएंगे और 1 बजे तक सोएंगे और फिर सुबह जल्दी आंख भी नहीं खुलती। देख रही है बहू सब कैसे परेशान हो रहे। तूने तो रोज का ही धंधा बना दिया, 2-2 घंटे तक रसोई में खाना बनाने का। अरे अब तो तेरी शादी के 8 साल हो गए, अभी तक जल्दी खाना बनाने का प्रयास नहीं हुआ तुझसे। माँ जी आप तो जानती है कि जल्दबाजी के चक्कर में मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, इसीलिए मैं समय लगाकर ही खाना बनाती हूँ और करीबन 1 से 2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है भाभी आप बना लो। अब पूरे 2 घंटे बाद अनामिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी के प्लेट में परोसती है। मम्मी मम्मी आपने खाना बनाने में इतना देर कर दिया, अब तो मुझे भूख नहीं, नींद आ रही है। मम्मी मुझे भी अब भूख नहीं लग रही। देख रही है बहू, तेरे बच्चे बिना खाए सोने की बातें कर रहे हैं। तू तो चाहती ही नहीं है तेरे बच्चे टाइम से खाना खाएं। दादी जी मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी, पर आप जानती हैं कि जल्दबाजी में मुझसे काम ही नहीं हो पाता है। मुझे धीरे धीरे रसोई में खाना बनाने की आदत है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों देवर, जेठ, नंद और यूनिफॉर्म में दोनों बच्चे किचन के पास खड़े होकर, मम्मी अब तक आपने हमारा स्कूल टिफिन पैक नहीं किया, 8 बजने वाले हैं। भाभी आप क्या कर रही हो, इतना टाइम आपको क्यों लग रहा है? आपके चक्कर में आज मेरा फिर हाफ डे लग जाएगा। जी बस ये आखिरी सब्जी है, फिर ये 2-4 रोटियां बेलनी है, फिर बन जाएगा। ये सब क्या है अनामिका? जब तुम्हें खाना बनाने में 1 से 2 घंटा हमेशा ही लगते हैं तो तुम जल्दी क्यों नहीं उठ जाती हो? बड़ी बहू का तो रोज का ही यही धंधा हो गया है, लेट खाना बनाने का। पता नहीं है ये 2-2 घंटा रसोई में करती क्या है। अब सभी लोग किचन के पास खड़े होकर अपनी अपनी घड़ियों में टाइम देख रहे होते हैं। वहीं फटाफट अनामिका सभी का टिफिन पैक करती है और सभी लोग टिफिन लेकर ऑफिस से स्कूल चले जाते हैं। वहीं शनाया अपने ऑफिस लेट पहुंचती है। तभी ऑफिस की बॉस, शनाया आज भी तुम ऑफिस में लेट आई हो, इसीलिए आज भी तुम्हारा हाफ डे लगेगा, और अगर यही हाल रहा तो मैं बहुत जल्दी तुमसे रिजाइन लेटर भी भरवा लूंगी। सॉरी मैम, अब नहीं होगा। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे अपने प्रिंसिपल से डांट खाते हुए, क्या बात है पीहू और राहुल, तुम रोज स्कूल लेट आते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते हो क्या? सर हम तो जल्दी ही उठते हैं, पर मम्मी हमारे टिफिन को बनाते बनाते इतना समय लगा देती है कि हमें स्कूल आने में लेट हो जाता है। हाँ सर, और हमारी बस भी छूट जाती है इसी चक्कर में। ठीक है, आज के बाद दोबारा लेट हुए तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। सारा दिन ग्राउंड की सफाई करवाऊंगा तुम दोनों से। चलो जाओ क्लास के अंदर। वहीं मोहन, गोपाल, पुनीत अपने ऑफिस में जैसे पहुंचते हैं कि सारा स्टाफ उनके ऊपर तेज तेज हंसने लगता है। अरे क्या हुआ, आज फिर भाभी जी ने खाना बनाने में लेट कर दिया था क्या? क्या मतलब है आलोक तुम्हारा? ये लोग भाभी की वजह से लेट हुए हैं। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, मोहन भाई की पत्नी टाइम से खाना नहीं बना पाती, उन्होंने मुझे बताया था। अरे बस ज्यादा खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी शादी होगी, देखते हैं तुम्हारी पत्नी कितना टाइम से तुम्हें टिफिन पैक करके देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और घर वाले अब परेशान रहने लगे थे। उन्हें पसंद नहीं आता था अनामिका का 1-1, 2-2 घंटे तक खाना बनाना, क्योंकि इस वजह से सभी लोग अपने अपने काम के लिए लेट हो जाया करते थे। तभी एक दिन, भाभी आप तो ना कुछ हल्का फुल्का बना लिया करो खाने में, क्योंकि आपकी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाती हूँ और इसी लेट के कारण मेरी इंक्रीमेंट भी रुकी हुई है। हाँ भाभी, आपको खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है। अगर आपसे जल्दी खाना नहीं बनता तो आप कुछ हल्का ही बना लिया कीजिए। इस तरह 2-2 घंटे तक खाना बनाना ठीक नहीं है। माफ करना देवर जी, पर मैं इतनी जल्दबाजी में खाना नहीं बना सकती, मुझसे बनता ही नहीं है, इसीलिए मैं समय लेकर खाना बनाती हूँ। बहू ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू समय लेकर अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती, पर क्या फायदा ऐसा समय लेकर खाना बनाने की जो समय पर कोई खा ही ना पाए। इसी तरह अगले दिन सुबह फिर से अनामिका सबको लेट टिफिन पकड़ाती है। भाभी कल आपको इतना समझाया था और आज आप फिर लेट हैं। बहू को तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मानो तो अब इस घर में दूसरी बहू ले आओ, गोपाल की शादी करके, और दूसरी बहू ऐसी लाना जो काम काज में थोड़ी तेज हो। हाँ मम्मी, दूसरी भाभी तो आप ऐसी लाना जो 5G की स्पीड में घर का सारा काम निपटा दे, बड़ी भाभी की तरह नहीं 2G की स्पीड में काम करें। हाँ वैसे जिस 2G स्पीड में भाभी काम करती हैं घर में, मुझे लगता है कि घर में मेरी पत्नी तो 5G वाली ही आनी चाहिए, जो चुटकी बजाते ही 2 मिनट में घर का सारा काम भी खत्म कर दे और 2 मिनट में सारा खाना बनाकर भी रख दे। सही कह रहा है बेटा, अब तो मुझे ऐसी ही बहू लानी पड़ेगी जो चुटकी बजाते 2 मिनट में सारा खाना बनाकर तैयार कर दे, जिससे तुम्हारा टिफिन तुम्हें समय पर मिल जाए। हाँ करवा दीजिए देवर जी की शादी। मैं भी देखती हूँ देवरानी जी कैसे 2 मिनट में खाना बनाकर आप लोगों को खिलाती हैं, और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि 2 मिनट का खाना आखिर बनता कैसे है और उसका स्वाद कैसा होता है।
बहू तेरे खाने से तो अच्छा ही होगा। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरने बना रही थी और साथ साथ वो बार बार नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। रोटियां बनाते हुए सरिता अपनी बेटी किरण से कहती है, अरे किरण बेटा, तुमने चटाई बिछा कर खाना लगाने की तैयारी कर ली है ना? तेरे पिताजी मजदूरी करके आते ही होंगे। हाँ माँ, बस कर ही रही हूँ, अभी लगा देती हूँ। ऐसा कहकर किरण चटाई बिछाने लगती है। तभी किरण की छोटी बहन निशा और छोटा भाई नयन आपस में झगड़ने लगते हैं। किरण दोनों को डांटते हुए कहती है, अरे अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, पिताजी आने वाले हैं, तुम्हें लड़ते देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी विनोद वहां आ जाता है। तीनों बच्चे विनोद को देखकर खुश हो जाते हैं। तब सरिता सभी के लिए खाना लगा देती है और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी नयन कहता है, पिताजी, माँ ने आज भी दाल और रोटी बना दी, सब्जी तो कभी बनती ही नहीं है हमारे घर में। मैं तो दाल रोटी खाकर तंग आ गया हूँ। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगा है, चुपचाप जो बना है वही खाना खा ले। अरे सरिता, नयन पर क्यों गुस्सा हो रही हो? वो तो बच्चा है, वो सच ही कह रहा है। नयन बेटा, कल पक्का मैं ढेर सारी सब्जियां लेकर आऊंगा, फिर हम लोग सब्जी, चावल और रोटी खाएंगे। हाँ, अब खुश? अपने पिता की बात सुनकर नयन खुश हो जाता है और फिर सभी लोग खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन शाम को निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, हम मोहल्ले में खेलने जा रहे हैं। बेटा, तुम्हें पता है ना, ये हमारी गरीबी की वजह से मोहल्ले वाले तुम्हें कितना बेइज्जत करते हैं, तो फिर क्यों खेलने जा रही हो? माँ, जाने दो ना, बच्चे अगर नहीं खेलेंगे तो बोर हो जाएंगे। आप चिंता मत करो, वैसे भी हमारा नयन बहुत तेज है, अगर कोई कुछ कहता है तो वो तुरंत जवाब दे देता है। बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और विनोद मजदूरी करके गरीबी में अपने परिवार का खर्चा चला रहा था। एक दिन विनोद मजदूरी करके वापस आ रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण आपके बिना कैसे करूंगी? चुप हो जाओ माँ, प्लीज चुप हो जाओ। समय बीतता है। एक दिन सरिता किरण से कहती है, किरण बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी जब से गए हैं तब से हमारे घर में खाने के लिए खाना तक नहीं है, इसलिए आज से तुम अपने भाई बहन का ध्यान रखना और मैं झाड़ू पोछा के काम पर जाऊंगी। ठीक है माँ, आप चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। उस दिन से सरिता झाड़ू पोछा के काम पर जाने लगती है और किरण घर संभालने लगती है। समय बीतता है और सरिता के तीनों बच्चे जवान हो जाते हैं। सरिता भी काम करते करते अब काफी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। एक दिन किरण चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। तभी वो निशा से कहती है, निशा, जाकर जरा देख तो, माँ अभी तक नहीं आई, मेरा खाना भी बन गया है। किरण दीदी, कितनी बार जाकर देख चुकी हूँ, क्यों चिंता कर रही हो? माँ आएगी तो सीधे ही घर आएगी ना। हाँ निशा, लेकिन आजकल माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। थोड़ी देर बाद सरिता घर आती है और चटाई पर बैठ जाती है। किरण उसे पानी लाकर देती है और कहती है, क्या बात है माँ, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? इससे पहले कि सरिता कुछ कह पाती, वो गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया? निशा, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। नयन, तू जल्दी से शोभा मौसी को बुला कर ला। निशा डॉक्टर को बुलाने जाती है और नयन पड़ोसन शोभा को बुलाने जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है और तब तक शोभा भी वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर जांच करके सभी को बताता है, देखिए, इन्हें काफी कमजोरी है, मुझे लगता है कि आपको इनसे काम करवाना बंद करना पड़ेगा और इन्हें अच्छी तरह खाना खिलाना होगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब तक सरिता भी होश में आ चुकी होती है। शोभा सरिता से कहती है, अब कैसी है तबीयत सरिता बहन? हाँ शोभा बहन, अब मुझे ठीक लग रहा है। माँ, आपको क्या हो गया था? अब बेहोश कैसे हो गई थी? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ को सालों हो गए हैं काम करते करते, बेचारी बहुत कमजोर हो गई है। अब तुम अपनी माँ का भला चाहती हो तो उसका काम पर जाना बंद कर दो। अरे नहीं नहीं शोभा बहन, अभी नयन का कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है, अगर मैं काम करना बंद कर दूंगी तो उसकी पढ़ाई भी रुक जाएगी और घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ, कुछ भी नहीं रुकेगा, आपकी जगह मैं काम करूंगी। हाँ सरिता, किरण सही कह रही है, बड़े होने के नाते अब किरण को ही घर की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। वैसे किरण बेटा, हमारे गांव के बाहर एक बहुत बड़ी फुलवारी है जहाँ से बहुत से लोग फूल लेकर बाजार में बेचते हैं। तुम चाहो तो तुम भी वहाँ से फूल लेकर बाजार में बेच सकती हो। किरण को शोभा की ये आइडिया पसंद आ जाती है। अगले दिन से किरण फुलवारी से फूल खरीदकर बाजार में एक कोने में बैठकर बेचने लगती है।
शाम को फूल बेचकर जो पैसे आते हैं किरण उनसे आटा, दाल, चावल और बाकी जरूरी चीजें खरीद कर घर आती है और अपनी माँ को देते हुए कहती की दुकान से एक डिब्बा ले आओ छोटा सा। मैंने तो बनिया को कितनी दफा कहा है, लेकिन बनिया है कि देता ही नहीं। बेटा तो क्या करूँ अब बता। जीरा राइस सारा तड़का नरम हो गया, साथ में दाल और चावल में भी नमी लग गई। एक तो सर्दी का मौसम है और ऊपर से ऐसे हाल रहा तो क्या होगा माँ। मैं देखती हूँ, फिर से कहूँगी एक बार बनिया को। जब बनिया के पास नहीं खाली तो क्या उसके दुकान की भरडी खाली करवाओगी क्या? बेटा एक काम कर, सारे सामान को पन्नी में अच्छे से कसकर बांध दे, हवा नहीं लगेगी तो नरम भी नहीं होगा। ठीक है पापा। मीनल सब सामान को अच्छे से प्लास्टिक में कसकर बांध देती है। अभी मीनल खाना बना ही रही थी, उसकी पड़ोसन सपना उसके घर आती है। बेटा अब ये प्लास्टिक के डिब्बा डिब्बी छोड़ दे, अब तू करोड़ों की रसोई संभालने वाली है, करोड़पति ससुराल में जाने वाली है। ये कब हुआ बहन जी? अभी तो हमने अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखा ही नहीं, और कहाँ हम गरीबों के नसीब में इतना अमीर दामाद कहाँ। अब भाग्य का खेला है भाई साहब। मेरी जेठानी की बेटी की शादी में उस दिन आप लोग गए थे, याद है? हाँ हाँ याद है। फिर वहीं पर जेठानी की बहू की बात सीधी, करोड़पति खानदान की इकलौती बहू है, उसकी मौसी उसी का बेटा है, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसा है। लेकिन मैं ऐसे अचानक से अपनी बेटी की शादी कैसे करवा दूं? अचानक से कौन कह रहा है? देख टाक लो फिर करना, कल आएंगे वो लोग, कह रहे थे। इससे आगे कि संतोष या प्रिया कुछ कहते, सपना अपनी बात सुनाकर वहां से चली जाती है और सभी परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह प्रिया की आंख खुल गई। आज वही दिन था जब लड़के वाले मीनल को देखने आने वाले थे। दिल में डर भी था और एक अनजानी उम्मीद भी थी। संतोषी उठिए, आज वो लोग आने वाले हैं। घर भी तो देखिए कितना छोटा सा है। अरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हम अपनी हैसियत से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मीनल को जैसे ही पता चलता है कि लड़के वाले आने वाले हैं, वो चुपचाप उठकर रसोई में चली जाती है। वहीं छोटी सी रसोई जिसमें दीवारों से पपड़ी झड़ती रहती है, एक ही कमरे में चूल्हा, बर्तन और रहने की जगह, उसी में आज उसे अपनी काबिलियत दिखानी थी। भगवान बस इज्जत रख लेना, हमारी गरीबी किसी को चुभे नहीं। मीनल रसोई में झाड़ू लगाती है, चूल्हे को साफ करती है, जो भी थोड़ा बहुत सामान है उसे सलीके से सजा देती है। उधर प्रिया और संतोष घर के आंगन को पानी से धोकर साफ करते हैं। पड़ोसनें भी दरवाजे से झांकने लगती हैं। अरे प्रिया बहन, आज तो बड़े लोग आने वाले हैं, किस्मत खुल गई तुम्हारी मीनल की। हाँ भाई, सुना है करोड़पति घराना है, लेकिन घर तो वही पुराना है। देखो अब क्या होता है। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। एक नहीं दो बड़ी बड़ी गाड़ियां, पूरे मोहल्ले की नजरें उधर टिक जाती हैं। सबसे पहले गाड़ी से उतरती है सुरभि, महंगी साड़ी, गले में हीरे का हार, चेहरे पर आत्मविश्वास, उनके साथ जीवन शांत और गंभीर। पीछे पीछे सूरज, सलीके से कपड़े पहने, और तन्वी जो मोबाइल में व्यस्त रहते हुए भी सब कुछ नोटिस कर रही थी। साथ में बुआ और ताई भी थी। तो आ गए ये लोग तो सच में बहुत अमीर हैं। मैंने जितना सुना था उससे भी ज्यादा बड़े लोग हैं। संतोष हाथ जोड़कर आगे बढ़ते और नमस्कार करते हैं। साथ में सपना भी थी। आइए आइए, आपने हमारे घर पधार कर हमें धन्य कर दिया। नमस्ते। नमस्ते। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। प्रिया पानी लेकर आती है। बहन जी, छोटा सा घर है, जैसे है वैसे ही है, कोई बात नहीं। मीनल सिर ढककर चाय लेकर आती है। नमस्ते। सुरभि मीनल को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी सादगी, झुकी नजरें, कांपते हाथ, सब कुछ संस्कार दिखते हैं। मीनल चाय रखकर रसोई में चली जाती है। वहीं से